नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम विषय हिंदी की कृति पत्रिका का प्रारूप देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की कृति पत्रिका का प्रारूप देखते हैं। छात्रों, ये जो कृति पत्रिका है ये कुल 80 अंकों के लिए होती है। इसके लिए 3 घंटों का समय निर्धारित है। और ये जो कृति पत्रिका है हम देख रहे हैं, ये मार्च 2000 में एसएससी बोर्ड के लिए निर्धारित की गई थी। छात्रों, यहाँ सबसे पहले बात ध्यान रहे, आपके हाथ में जब भी परीक्षा हॉल में पर्चा हाथ में दिया जाएगा, मतलब कृति पत्रिका हाथ में दी जाएगी, सबसे पहले उसके ऊपर देखना है पेज कितने हैं। यहाँ देखिए बीचों बीच पेजेस 16 लिखे हैं। तो आप अपनी कृति पत्रिका में 16 पे जितने लिखे उतने 16 हो सकते, 15 हो सकते, जितने लिखे उतने पेजेस है क्या ये पहले जांच ले। ठीक है, हम देखते हैं कृति पत्रिका का प्रारूप। सबसे पहले सूचना, सूचनाएं पढ़ ले। सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। जो संजाल है, जो आकृति है, उसमें ही उत्तर लिखने की कोशिश करे, वो लिखना अपेक्षित है। दूसरा नियम, सूचना दूसरी, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें, पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है। तीसरी सूचना है, रचना विभाग में निबंध पत्र कहानी आकलन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन में आप आकृति निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी में जरूरत नहीं है। चौथी सूचना है, अक्षर जो है अपना वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध, स्पष्ट एवं स्वाच्य लेखन अपेक्षित है। वो ठीक ढंग से पढ़ा जाए, ऐसा होना। ठीक है, देखते हैं कृति पत्रिका विभाग। पहला, गद्य विभाग। गद्य विभाग मतलब पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे और ये 20 अंकों के लिए निर्धारित है। कितने अंक के छात्रों? 20 अंक। कौन सी विभाग के लिए कितने अंक के, ध्यान रहे, और उसी हिसाब से हमारी परीक्षा की तैयारी की जाए। तो प्रश्न पहला मतलब कृति पहली, अ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ जो गद्यांश दिया है इसका हमने अध्ययन किया है, इसे पढ़ा है। हमारे पुस्तक में ये गद्यांश है। कौन सा गद्यांश है वो? ये 8 अंकों के लिए कौन सा गद्यांश है? नागर जी, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, ये गद्यांश है। अब आप सोचिए कौन से पाठ का है, किताब में देखिए और ये पूरा गद्यांश ठीक ढंग से पूरी तरह से पढ़ ले। पढ़ने के बाद इसमें कौन कौन सी जानकारी जरा देख लीजिए। पूरा पढ़ने के लिए टाइम उतना नहीं है तो ये पूरा परिवार ये परिचय जो है ये पढ़ने के बाद आपको कृतियां हल करनी है इस परिचय पर। पहली कृति है, नाम लिखिए। गद्यांश में उल्लेखित नाम लिखने छात्रों। पत्रिकाएं, कौन सी पत्रिकाओं के नाम इस गद्यांश में आए हैं? उपन्यास, कौन से उपन्यास के नाम आए हैं? तो जरा देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आए हैं, घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते। चौथी पंक्ति में देखिए, मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी, ये 2 पत्रिकाओं के नाम हैं। और दूसरा है अ, नीचे से ऊपर तीसरी पंक्ति देखिए, उपन्यास में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। कौन से? आनंदमठ और देवी चौधरानी। मतलब क्या हुआ छात्रों, यहाँ गद्यांश में पत्रिकाएं 2 हैं, सरस्वती और गृहलक्ष्मी। उपन्यास कौन से? आनंदमठ और देवी चौधरानी। छात्रों, इसी पद्यांश पर सब उत्तर पद्यांश में निर्धार ये मौजूद है, आपको खाली ढूंढने हैं और लिखने हैं। लिखिए, लेखक का पहला मित्र कौन सा है? तो इसमें है, देखिए लेखक का पहला मित्र कौन सा है, तो जरा देखिए कहाँ है, तो देखिए मिलता है आपको लेखक का पहला मित्र कौन सा है। तो अब यहाँ पहली पंक्ति देखिए,
जहाँ पर मैंने उसको रुका है वहाँ। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। अब ये सब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ना है, ढूंढना है किताब में। लिखी लेखक का पहला मित्र कौन है? छापे का अक्षर है। लेखक की पहली कविता, उसका नाम क्या है? तो लेखक की पहली कविता कौन सी है? देखिए, इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, मतलब निर्माण हुई। क्या नाम है उसका? कब लो कहो लाठी खाए, ये है। तो यहाँ उत्तर है ना उसके, देख लिया आपने, सब उत्तर इसमें है। अभी गद्यांश ढूंढ कर लिखिए। क्या लिखना है? प्रत्ययुक्त शब्द, मूल शब्दों को कुछ वर्ण या कुछ शब्दांश यहाँ प्रत्यय लगे हैं, वो कौन से शब्द हैं? तो देखिए कौन कौन से है जरा। तो यहाँ देखिए बहुत सारे शब्द है, लेकिन कुछ शब्द आपको यहाँ दिए हुए हैं। जैसे अभी ये पंक्ति है, इसमें शब्द है देसी और विलायती। मूल शब्द देश, उसे ई प्रत्यय लगा है। उसे विलायत मूल शब्द है, उसे ई प्रत्यय लगा है। उसी तरह से आपको यहाँ देसी इतना ही लिखना है। मैंने आगे स्पष्टीकरण दिया है कैसे बनाया। तो देश धन ई, विलायत विलायती, विलायत धन ई विलायती, ये दो शब्द जो है प्रत्ययुक्त ने प्रत्यय लगा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसे दो शब्द जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता, एक वचन बहुवचन, ऐसे कौन दोनों शब्द है छात्रों? तो ये है, पहला शब्द है उपन्यास। मैंने उपन्यास पढ़े, मैंने उपन्यास पढ़ा। क्रिया पढ़े अनेक वचन, पढ़ा एक वचन। क्रिया से पता चलता है कि ये शब्द एक वचन में इस्तेमाल किया है या बहुवचन में, लेकिन उपन्यास ये शब्द वैसा ही रहता है, उसका बहुवचन नहीं होता। वैसे ही मित्र, मेरा मित्र आया, मेरे मित्र आए। मित्र जो शब्द है इसका एक वचन बहुवचन एक ही, उसका परिवर्तन नहीं होता। छात्रों, कृति क्रमांक 34 है स्वमत। आपको अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने हैं। पढ़ोगे तो बढ़ोगी इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखना है। छात्रों, पढ़ाई का महत्व इसमें विस्तृत करना है। ये आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर लेखक के विचार दिए हैं उसके अनुसार अगर लिखेंगे तो उचित होगा, लेकिन आप अपने विचार पढ़ाई के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। यही गद्यांश में ही आ, प्रश्न मतलब कृति पहली में आ, निम्नलिखित पठित गद्य, पठित का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कौन सा परिच्छेद है ये? कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। ये जो है छात्रों, ये गोवा जैसे मैंने देखा इस पाठ से लिया गया है शायद। तो आप इस परिच्छेद को पूरी तरह से पढ़ लेना है परीक्षा हॉल में भी। सबसे पहले एक छोड़कर 2 बार पढ़ लीजिए परिचित को, ध्यान मन एक जगह पर, मतलब कंसंट्रेशन रखकर पढ़ना है, और फिर उसके ऊपर आधारित जो कृतियां उसे आपको पूरा करना है। आकृति पूर्ण कीजिए, पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए। गोवा राज्य, गोवा राज्य के बारे में यहाँ आपको प्रश्न पूछा है। 2 भाग है गोवा के, कौन से 2 भाग है? परिच्छेद में है, देखिए परिच्छेद में यहाँ लिखा है गोवा के 2 भाग है। कौन से है 2 भाग? देखिए इस पंक्ति में, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। ठीक है। बाद में राजधानी, उसकी नीचे पंक्ति में कौन सी है? पणजी। और ये पणजी कहाँ है? मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? गोवा 2 भागों में, दक्षिण गोवा जिला उत्तर गोवा जिला। राजधानी कौन सी है गोवा की? पणजी। नदी है गोवा में, पणजी कौन सी नदी पर स्थित है? शहर, पणजी शहर मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी नदी। छात्रों, अगला प्रश्न है, गद्यांश में उल्लिखित नदी की विशेषताएं। जो मांडवी नदी है उसकी विशेषता कौन सी है? तो परिच्छेद में आप ठीक ढंग से उसे पढ़ लीजिए, किताब निकालिए, किताब में परिच्छेद ढूंढिए और वहां देखिए। विशेषता ये है, पहली विशेषता काफी बड़ी है, जो मांडवी नदी है वो काफी बड़ी है। दूसरी विशेषता ये वर्ष भर पानी से भरी रहती है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक अगला है, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त विलोम मतलब विरुद्धार्थी, विलोम मतलब विपरीत अर्थ के शब्द ढूंढकर लिखिए। अब परिच्छेद में से, अपने मन से नहीं, अनौपचारिक के लिए विरुद्धार्थी शब्द जो है अनौपचारिक के लिए वो परिच्छेद में आया है। छाव, छाव के लिए कौन सा आया? वो भी आया है।
तो आपको छात्रों ये लिखना है। तो अर्थात ये जो शब्द हैं कहाँ देखिए इस पंक्ति में, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति, औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, इसी तरह से यह पंक्ति में देखिए अंतिम शब्द क्या है, धूप, छाव, धूप। तो ये ऐसे शब्द आपको परिच्छेद में से ढूंढने हैं छात्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है, गद्यांश से अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। कौन कौन से अंग्रेजी शब्द आए हैं? एक टैक्सी, रिसोर्ट, बुक, होटल, ऐसे। छात्रों कृति क्रमांक चौथी, ये है स्वमत अभिव्यक्ति। पर्यटन ज्ञान वृद्धि का साधन है। जो पर्यटन करते हैं, जो सैलानी होते हैं, उनकी ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, ये आपको बताना है। मतलब इस स्वमत में अभिव्यक्ति में आपको पर्यटन का महत्व लिखना है। ठीक है, अब अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। छात्रों ये है गद्य विभाग में ही तीसरी कृति ई, निम्नलिखित अपठित। अपठित का मतलब हमने वो किताब में पढ़ा हुआ परिच्छेद नहीं है, इसके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया है। हाँ, कोई एक आध छात्र ऐसा हो सकता है जिन्होंने ये पाठ पहले दूसरे किसी किताब में या अखबार, पेपर, दैनिक पत्र में पढ़ा होगा, तो संयोग होगा। ठीक है, लेकिन हमने पुस्तक में इसे पढ़ा नहीं है। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ जापानी और चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व जीव जंतुओं की गतिविधियों के आधार पर चेतावनी देने का प्रयत्न किया है। वास्तव में 4 फरवरी 1975 को चीन के हाइचेंग क्षेत्र में आए भूकंप का पूर्वानुमान चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व से मेंढकों, मेंढक का मतलब है बेड़ुक, और सांपों के अपने बिलों से एकाएक बाहर निकल आने, मुर्गियों की बेचैनी और अपने दरबों से, दरबा यानी के मुर्गियों की जो हम उसे मराठी में खुराड़ा कहते, खुराड़ा से दूर भागने तथा कुत्तों के भौंकने और लगातार इधर उधर भागने के आधार पर काफी सफलतापूर्वक किया है। परंतु वैज्ञानिक सन 1976 के विध्वंसक भूकंप की पूर्व सूचना नहीं दे सके। महाराष्ट्र के भूकंप के पूर्व भी वहां के निवासियों ने ऐसा दावा किया है कि पालतू पशु विचित्र व्यवहार कर रहे थे। जीव जंतुओं के विचित्र व्यवहार के अतिरिक्त भूकंप पूर्व मिलने वाले कुछ मुख्य संकेत जिन पर वैज्ञानिक बिरादरी एकमत है। छात्रों आपको इस परिच्छेद पर आधारित आपको क्या करना है, कृतियां हल करनी। अपठित है इसलिए मैंने पूरा परिच्छेद पढ़कर बताया है, आप उसे ध्यान रखें और पढ़ लीजिए। यहाँ उत्तर लिखिए, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने की पूर्वानुमान लगाने के आधार क्या क्या हैं? मेढकों व सांपों का अपने बिलों से एकाएक बाहर निकल आना। ये अगर एकाएक सब मेढक सांप बाहर आने लगे तो क्या होता है, भूकंप होने की संभावना होती है। दूसरा एक आधार बताया है, कारण बताया, कारण नहीं आधार, एक संकेत, मुर्गियों की बेचैनी और अपने दरबों से भागना, ये एक आधार बताया है। छात्रों यहाँ पर बताया है, देखिए भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व मेढकों और सांपों के अपने बिलों से बाहर निकल आना। दूसरा है मुर्गियों की बेचैनी और अपने दरबों से बाहर भागने की, कुत्ता भौंकने की, ऐसे अलग अलग आपको खाली 2 लिखने थे यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। छात्रों ये आप अपने मन से उत्तर लिखिए, भूकंप बचने के उपाय। ठीक है, ये जो पहली कृति है 2 अंकों के लिए, दूसरी कृति है 2 अंकों के लिए है। छात्रों ये हो गया था गद्यांश पाठों पर आधारित 20 अंकों के लिए। अब है विभाग दूसरा, पद्य विभाग, ये है 12 अंकों के लिए निर्धारित है। मतलब कृति क्रमांक दूसरी, मतलब प्रश्न क्रमांक दूसरा अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पद्यांश दिया है, मतलब कविता का कुछ अंश। मैं लरच कर बोला मुद्राए आप मेरे मुंह पर देख लीजिए, वे खड़े होकर कुछ सोच लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। उन्हें टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। छात्रों इस परिचित पर, इस पद्यांश पर आपको
कृतियां हल करनी है। संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। लेखक के घर में जो छापा डालने आए थे, छापा इस कविता से अंश लिया है, तो उन्होंने सब टटोला, सब ढूंढा, तो उन्हें खाली निकाला है, खाली दिखाई दिया है। तो क्या क्या खाली दिखाई दिया? अलमारी खाली दिखी, मटका ढूंढा, वो भी खाली दिखा, गुल्लक बच्चों का, उसे हम मराठी में गल्ला कहते हैं, वो भी खाली दिखा, और पीपियां जो कनस्तर के डिब्बे होते हैं, पतरे के डिब्बे, वो भी खाली दिखाई दिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्यों से ढूंढकर लिखिए ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। इस परिच्छेद में शब्द दिए हैं, उनका अर्थ यहां लिखा है। टीन का पीपा, टीन का पीपा के लिए कौन शब्द आया वहां पर? कनस्तर। कमरा, कमरे के लिए कौन शब्द आया परिच्छेद में? कक्ष, शयन कक्ष, कक्ष। छात्रों, अगला प्रश्न है, वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। वचन परिवर्तन करना है। दो तीन ढंग से कर सकते हैं आप। कर्ता को भी वचन में बदल सकते हैं, बहुवचन में, लेकिन जो अलमारी उसको बहुवचन में कर सकते हैं। जैसे उन्होंने टूटी अलमारियों को मतलब अलमारी अनेक वचन ली, को खोला। ठीक है। उन्होंने किया, अलमारियों को अनेक वचन में लिया। दूसरे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, उसने टूटी अलमारी को खोला, अलमारी को खोला उसने। ठीक है। और तीसरा, उसने टूटी अलमारियों को खोला, अनेक वचन। तीनों ढंग से उत्तर सही है, बराबर है, कोई बात नहीं। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, स्वमत अभिव्यक्ति, सरल भावार्थ लिखना है यहाँ पर, या सरल अर्थ या भावार्थ। अंतिम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 20 से 25 से 30 शब्दों में लिखना है। छात्रों, जो कविता का सरल भावार्थ है उसे देखिए और उसके आधार पर इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न दूसरा, कृति दूसरी में आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कौन सी कविता है? एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। छात्रों, इन परिचित पर आधारित आपको कृतियां हल करनी है। तो पद्यांश के आधार पर संबंध जोड़कर उचित वाक्य तैयार करना है। पद्यांश के आधार पर जैसा वाक्य पद्यांश में, वैसा बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ शब्द दिए हैं, कौन से है? जुगनू, धुंध, दूसरा है रोशनी, तितली, मैं। इनका जुगाड़ करना है और प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य जुगनू, जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जुगनू और मैं, दो शब्द आए हैं। दूसरा वाक्य रोशनी, वक्त की धुंध में रोशनी बनकर दिखो। जो शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं, प्रयोग किया, उनको अधोरेखांकित करना है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, निम्नलिखित के लिए पद्यांश से शब्द ढूंढ कर लिखिए। लोगों का समूह, इसके लिए क्या शब्द आया है पद्यांश में? भीड़। कौन सा है? भीड़। सीप में बनने वाला रत्न, कौन सा है? मोती। अगला प्रश्न है, पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। पर का मतलब होता है के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मकान के ऊपर, ऐसा होता है ना, गाड़ी के ऊपर, उस तरह से के ऊपर एक। दूसरा है पर का मतलब पंछियों के पंख जो होते हैं उसे कहते हैं पर। ठीक है। तीसरा अर्थ भी होता है पर का मतलब लेकिन। छात्रों, सरल अर्थ, स्वमत अभिव्यक्ति या भावार्थ। अंतिम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जो परिच्छेद में अंतिम चार पंक्तियां है, डर जाए फूल यहां से लेकर मुझे अक्सर दिखो, इन चार पंक्तियों का आपको कविता के सरल अर्थ के अनुसार यहाँ उत्तर लिखना है। ठीक है। छात्रों, विभाग क्रमांक तीसरा पूरक पठन 8 अंकों के लिए निर्धारित है। यहाँ प्रश्न क्रमांक मतलब कृति क्रमांक तीसरी अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जिस गली में आजकल रहता हूँ, खुला आकाश से लिया गया यह परिच्छेद है। इस परिच्छेद को आप पुस्तक में ठीक ढंग से पढ़ लीजिए और इस पर आधारित जो कृतियां हैं आपको करनी है, लिखनी है, हल करनी है। लिखिए गद्यांश में उल्लेखित चिड़ियों की विशेषता।
गद्यांश में चिड़ियाओं के बारे में जो जिक्र किया है, उल्लेख किया, उसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता है पेड़ों पर बैठी आसमान में उड़ती हुई नहीं दिखती। दूसरी विशेषता है घरों के अंदर यहाँ वहां घोंसले बनाती नहीं दिखती। ये उनकी विशेषता है। छात्रों परिषद में है। आप जरा यहाँ देखेंगे तो चिड़ियों के बारे में बहुत सारा जिक्र यहाँ किया हुआ है। गुंजाइश ही नहीं है, लंद फंद मकान कि नहीं। तो यहाँ बहुत बड़ी एक तंग गली के बारे में बताए हैं। जो चिड़िया हैं वो टेलीफोन के तारों पर वगैरह वगैरह बैठती रहती है, घोंसले यहाँ वहाँ बनाती नहीं दिखाई देती, ऐसे लिखा गया है। तो आपको प्रश्न कृति तीसरी आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। पठित का मतलब हमने पढ़ा हुआ है उसे। तो कौन सी कविताओं की पंक्तियां ये देखिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी हाँ क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। इस पंक्ति से ये वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, ये मिट्टी हुए प्रहलाद यहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ भरत दतूली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सब के आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। इस पद्यांश पर आधारित आपको कृतियां हल करनी है। तो सूचना के अनुसार लिखिए। ऐसी पंक्ति जिसमें पौराणिक संदर्भ है, पुराणों में लिखा हुआ संदर्भ है। कौन सा है? पौराणिक व्यक्ति के बारे में लिखा है। ये वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे कौन? यह ध्रुव से बच्चे, ध्रुव जैसे बच्चे। ये पौराणिक पंक्ति है, पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी पंक्ति, दूसरा उत्तर, दूसरी कृति, ऐसी पंक्ति जिसमें ऐतिहासिक संदर्भ हो, इतिहास से संबंधित। तो जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, ये ऐतिहासिक पंक्ति, इसका जिक्र इतिहास की किताबों में है। छात्रों ये स्वमत अभिव्यक्ति, इतिहास हमें प्रेरणा देता है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। छात्रों विभाग चौथा भाषा अध्ययन व्याकरण, ये 14 अंकों के लिए निर्धारित है। 14 अंकों के लिए निर्धारित है। ये आप समझ लीजिए। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। 1 अंक के लिए है। यहां वाक्य दिया है श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है, और कम शब्द के नीचे अधोरेखांकित क्या है? तो कम शब्द क्या है? शब्द भेद। शब्द भेद संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, इतना ही लिखना है। ठीक है। तो कम शब्द क्या है? कम शब्द ये विशेषण है। आमदनी शब्द के लिए वो विशेषण लगा है। अगर कहा कौन सा विशेषण है, अगर कहा तो यह परिणामवाचक विशेषण है। ध्यान रहे, बहुत सारे लोग इसे संख्यावाचक विशेषण समझते हैं, लेकिन संख्यावाचक विशेषण नहीं है, परिणामवाचक विशेषण है। लेकिन आपको खाली विशेषण लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है। जिसे नापा या तोला जाता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो कम ज्यादा ये नापा तोला जाता है ना, इसलिए ये परिणामवाचक विशेषण, लेकिन आपको खाली कम शब्द को विशेषण लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको शब्द दिए है वाह के साथ। तो आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें वाह शब्द आना चाहिए, और वाह के आगे उद्गार विस्मय चिन्ह है, इसलिए वो विस्मयादिबोधक अव्यय का चिन्ह होना चाहिए, आश्चर्यजनक। तो वाक्य कैसा होगा? वाह कितना सुंदर है ताजमहल। आपको एक ही कहा है, लेकिन हो सकता है वो वाक्य आपका अगर ठीक नहीं रहा तो उसे ज्यादा समय लगता नहीं छात्रों, इसलिए पूरी सब कृतियां हल करनी है तो अच्छा होगा। के साथ संबंध सूचक अव्यय के, भालू बच्चों के साथ रहने लगा, बच्चों के साथ रहने लगा, के साथ के नीचे अधोरेखांकित कर दीजिए। दोनों वाक्य, उसे ज्यादा समय लगता नहीं इसलिए दोनों वाक्य भर दीजिए, उसका प्रयोग कीजिए और उसके नीचे अधोरेखांकित कीजिए। ठीक है। अगली कृति, कृति क्रमांक तीसरी, कृति पूर्ण कीजिए। शब्द हैं, संधि विच्छेद है और संधि प्रकार है। आपको संधि विच्छेद अंत
धन चेतना, अंत यह विसर्ग चिन्ह दिया है। और अगला शब्द है चेतना। जब विसर्ग चिन्ह के बाद च आता है अगले शब्द में, तो विसर्ग का हलंत श हो जाता है। ये नियम है, नियम। जब विसर्ग चिन्ह आता है और उसके आगे आने वाले शब्द में च होता है, तो विसर्ग का हलंत श हो जाता है। तो अर्थात क्या हो गया? अंत आधा श मतलब हलंत श, चेतना, यही होगा अंतश्चेतना, अंतश्चेतना। और इस शब्द में विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि है। अगर यह आपका गलत हो गया या आपको शक है, तो आप दूसरा अथवा, एक ही करनी है कृति, तो ये पहली हल कीजिए या दूसरी हल कीजिए। अथवा दूसरा शब्द दिया सज्जन, सज्जन। जब हलंत ज पूरे ज को लगता है तो हलंत ज का त बनता है, ये नियम है। समझा आप? शब्द में हलंत ज मतलब आधा ज से मिला हुआ है, तो जब ऐसा होता है तब हलंत ज का त में त उच्चारण होता है, हलंत त हो जाता है। तो कैसा होगा? सत, सत धन जन, सत जन, सत स हलंत धन जन। और ये त क्या है? व्यंजन है। अगले शब्द में ज है पहला अक्षर, वो क्या है? व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है, इसलिए वो व्यंजन संधि। छात्रों, कृति क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। पहला वाक्य, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। सहायक क्रिया हिंदी में सबसे आसान प्रश्न अगर कोई होता है तो सहायक क्रिया छाट कर लिखना, पहचान कर लिखना, ये होता है। अब देखिए, जैसे ना लगता है ना, खाना पीना, रोना धोना, दौड़ना भागना, बैठना उठना, सोना जागना, ना लगता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो पहले वाक्य में दौड़ पड़ी, दौड़ना पढ़ना दोनों क्रिया है, दोनों को मिलकर कहते हैं संयुक्त क्रिया। दौड़ ये पहली मुख्य क्रिया है और पड़ी ये सहायक क्रिया है। तो आपको लिखना है सहायक क्रिया पड़ी, उसका मूल अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है। दूसरा वाक्य, यहां सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी गई। इसमें भी पकड़ी, पकड़ना, गई, जाना, तो यहां आपको लिखना है गई, मूल क्रिया है जाना। छात्रों, ये ध्यान रहे, सहायक क्रिया छाट कर लिखते वक्त जो अंतिम क्रिया होती है ना, वाक्य में जो अंतिम शब्द या अंतिम क्रिया होती है ना, वो सहायक क्रिया होती है। बस इतना ध्यान रखिए। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया है फैलना, लिखना। प्रथम प्रेरणार्थक फैलाना। मूल धातु कौन सा? फैल, फैल ये धातु है, इसे धातु कहते हैं। ना हटा देने पर जो बचता है उसे धातु कहते हैं। और धातु को आकारांत लगाने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है। धातु को वाना ये प्रत्यय लगाने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। तो फैल शब्दों को आ लगा दिया, फैला, फैलाना प्रथम प्रेरणार्थक, फैलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। उस तरह से लिखना, लिख ये मूल धातु है, उसे आ लगाना है, लिखा ना, ये क्या हो गया? लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक। और उसे वाना लगा दिया, मूल धातु को, लिख शब्द को वाना लगा दिया तो द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। ठीक है। भागना, भगाना, भगवाना, खेलना, खिलाना, खेलवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना। ऐसे फैलना, फैलवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। ध्यान रहे, दोनों भी छोड़ना, आपको एक ही करना, लेकिन दोनों क्यों? एक जो दूसरी है ना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, हो सकता है आप गलती से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में उसे रस्व दीर्घ जो इकारांत है ना उसमें बदलाव। जब भी उकारांत या इकारांत होता है, विलांटी या उकार मराठी में कहते हैं उसे, वो पहला ही होना है। आगे रूप प्रथम द्वितीय में पहली ही विलांटी, मतलब हम उसे लेखन की भाषा में कहेंगे रस्व ही होना जरूरी है। उकार भी हो, उकारांत तो भी हो, रस्व ही होना जरूरी है, ये बराबर ऐसा होना है। ठीक है। इसलिए दोनों ही हल करनी है। निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सेखी बघारना। अर्थ लिखना है। सेखी बघारना का मतलब क्या था? स्वयं अपनी प्रशंसा करना।
वाक्य कैसा होगा? सचिन को हमेशा सेकी बघारने की बुरी आदत है। सेकी बघारने की, इसके नीचे अधोरेखांकित कीजिए। एक ही मुहावरा हल करना, लेकिन दोनों कीजिए, ज्यादा वक्त लगता नहीं। व्याकरण के सब प्रश्न हल करना है जो 100% 14 में से 14 ही आपको मिलना जरूरी है। ठीक है। दूसरा मुहावरा है निछावर करना, मतलब समर्पित करना, अर्पित करना, ऐसा उसका अर्थ है। वाक्य सा, क्रांतिवीर भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। निछावर कर दी के नीचे अब अधोरेखांकित कीजिए। ये दोनों को अगर आपको हल करना नहीं आता है तो उसके लिए अथवा दिया, ये दोनों को हल कीजिए, या दूसरा दिखा है अथवा, यानी कि या क्यों। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको यहाँ पर वाक्य दिया है कौन सा? सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। ये चापलूसी करता हुआ इसे अधोरेखांकित किया है ना, इसके बदले आपको ऊपर 2 दिए हैं मुहावरे, उनमें से एक चुनना है उसके अर्थ के अनुसार और वहां पर लिखना है। पहला कौन सा? बोलबाला होना, दुम हिलाना, तो दुम हिलाना ये यहाँ पर सही उत्तर है। सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। चापलूसी करता हुआ इसे हटा देना है और दुम हिलाता इसे इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है और उसके नीचे अधोरेखांकित करना है। ठीक है। कृति क्रमांक 7वीं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक के 8 भेद होते हैं, हम अभी यहाँ सब नहीं देख सकते। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा। करामत अली ने ये जो विभक्ति चिन्ह है ना, ने ये जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता कारक है। कौन सा है? कर्ता कारक। हमेशा ने ये कर्ता कारक होता है, इसलिए कर्ता कारक है। दूसरा वाक्य, पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला। आनंद मिलने के लिए आधार किसका मिला? पर्यटन का, इसलिए आधार जहां जहां पर लिया जाता है उसे कहते हैं अधिकरण कारक। तो 2 चिन्ह में, पर, ये दोनों में से अगर कोई आए तो होता है अधिकरण कारक। प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? तो आपको वाक्य में प्रयोग करते हुए विराम चिन्ह का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। तो वाक्य कैसा बनेगा? मैंने कराते हुए पूछा, यहां उसे अल्प विराम लगाना है। पूछा इस शब्द के बाद अल्प विराम लगाना है और फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह तो है। मैं कहाँ हूं, हूं के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना है और फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद करना है। एक अल्प विराम और प्रश्न विराम चिन्ह वहां लगाना है। ठीक है। कृति 9वीं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य, सातों तारे मन पड़ गए हैं। इस वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। पूर्ण वर्तमान काल में करना, इसलिए वर्तमान काल में अंत में है हूं चाहिए। पूर्ण वर्तमान काल में करना, इसलिए है हूं के पहले या ई की दी ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ बराबर ये आया हुआ है के पहले। तो सातों तारे मन पड़ गए है, आपको खाली है लिखना है, हो गया आपका उत्तर। अगला वाक्य, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, तीनों में भी रहा रही रहे आता है। भूतकाल है इसलिए अंत में था थी चाहिए। तो कैसा होगा वाक्य? रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। हो रही थी, रहा रही रही में से एक आया है। ठीक है, हो गया वाक्य। तीसरा वाक्य, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं और इस वाक्य को सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। छात्रों, भविष्य काल में करना है तो अंत में क्रिया को गा गी गे लगेगा। तो कैसा होगा वाक्य? हम अपने प्रियजनों और मित्रों को उपहार देंगे। हो गया आपका उत्तर। ठीक है छात्रों, प्रश्न क्रमांक 10वां, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहां पर वाक्य दिया आपको, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि, मतलब वाक्य अधूरा है। मैं वो काम कर रही हूं,
मैं वो काम कर रही है, वो पहले वाक्य पर आधारित है, पहला वाक्य दूसरे पर आधारित है, इसलिए दोनों का एक दूसरे पर अर्थ पूरा होता नहीं, इसलिए वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य। अभी दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। ये अर्थ के अनुसार 8 भेद होते हैं वाक्य के, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक वगैरह बहुत सारे हैं, संकेतार्थक वगैरह। तो यहाँ हम जो दिए उसके बारे में देखते हैं। आज्ञार्थक मतलब आदेश देना, पहला वाक्य परिवर्तन करना है, आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इस वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो कैसा होगा? तुम अपना ख्याल रखो, आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी, तुम अपना ख्याल रखो, हो गया वाक्य। दूसरा वाक्य है, मानो इतना ही बोल सकी, इस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो आपको खाली यहाँ क्या ये शब्द लगाना है और अंतिम जगहों पर प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। क्या मानो इतना ही बोल सकी, क्या मानो इतना ही बोल सकी, क्या, इसे अधोरेखांकित कीजिए और प्रश्न चिन्ह लगाना है। अधोरेखांकित करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको लिखना है और प्रश्न चिन्ह लगाना है। प्रश्न 11वां, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहला वाक्य, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। छात्रों, ये वाक्य में 2 गलतियां हैं। छोटी शब्द है ना, ये टी की जो ई की मात्रा है वो रस्व है, उसे दीर्घ करना है। ससुराल शब्द में जो उकारांत है सु की, उसे वो रस्व है, उसे दीर्घ करना है। बस ये 2 दुरुस्तियां करनी, बाकी वाक्य जैसा कैसा लिखना है, खाली दुरुस्तियां लिखनी है, पूरा वाक्य लिखना है और उसमें छोटी और ससुराल 2 शब्द दुरुस्त करके लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया है। दूसरा वाक्य है, आपने भ्रमण तो काफी किए हैं। आपने भ्रमण, भ्रमण शब्द में जो न है ना, वो बाण का न चाहिए, नल का न नहीं, तो न में परिवर्तन कीजिए। भ्रमण की के बदले किया ये चाहिए। ठीक है। प्रश्न तीसरा, व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। पूंजी इस शब्द की जो उकारांत है, उस उकारांत को दीर्घ में परिवर्तित कीजिए, पूंजी शब्द को बदल दीजिए। और हजारों लाखों, हजार होता तो एक वचन होता, लाख शब्द होता तो एक वचन होता, या हजारों अनेक वचन है, लाखों अनेक वचन है, और अनेक वचनों के लिए शब्दों पर बिंदिया लगाते हैं। जैसे है शब्द लिखा है तो खाली है तो एक वचन है शब्द पर बिंदी लगा दी, अनुसार लगा दिया तो अनेक वचन हो जाता है। उस तरह से यहाँ हजारों रो पर बिंदी लगाना, अनुसार लगाना है, लाखों तो लाखों पर बिंदी लगाना है। ठीक है, ये अनेक वचन है इसलिए। छात्रों, रचना विभाग, ये उपयोजित लेखन जो 26 अंकों के लिए निर्धारित है। सूचनाएं आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। जो जो सूचना दी, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन, यहाँ छात्रों आपको 2 पत्र लेखन दिए जाएंगे, 2 होंगे। एक होगा औपचारिक पत्र, दूसरा होगा अनौपचारिक पत्र। तो जो पहला पत्र है राधा राधे चौगले रामेश्वर वर्धा से, ये पत्र लिखने वाला है या वाली है। दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण अभिनंदन करते हुए अपने मित्र सहेली किशोर किशोरी पाटिल स्टेशन रोड जालना को पत्र लिखती है। ये ध्यान रहे, पत्र कौन लिखता है, पत्र किसे लिखता है, पत्र लिखने का कारण क्या है, इतना ध्यान रहे। अगर घरेलू पत्र है, ये घरेलू पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, घरेलू पत्र, या हमारे रिश्तेदारों को दोस्तों को जो लिखते हैं तो सगे संबंधियों को वो पत्र घरेलू पत्र होते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो ये लिखने वाला कौन है, किसे लिखते हैं, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, लिखने का कारण क्या है, ये चीजें समझ में आ गए, उसे एक ढांचे में डाल दिया तो आपको आधे अंक तो मिल ही जाते हैं। और उसका कलेवर ठीक से लिख दिया तो आपको 100% 5 में से 5 अंक प्राप्त होते हैं। तो हम ये जब दूसरे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरा पत्र यहाँ पर, अगर पहला नहीं आता तो दूसरा, अशोक आशा मखदूम लक्ष्मी नगर नागपुर से व्यवस्थापक मतलब मैनेजर
कौस्तुभ पुस्तक भंडार सदर बाजार नागपुर को प्राप्त पुस्तकों की संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। उन्होंने कुछ किताबें मांगी थी, वो किताबें जो मिली है वो खराब निकली हैं, उसके बारे में कुछ शिकायत है, उसके बारे में वो मैनेजर से पत्र लिखते हैं। तो ये औपचारिक पत्र है, व्यावसायिक या कार्यालयीन पत्र उसे कहा जाता है। ठीक है, दोनों में से एक पत्र का चयन करना है। ये पत्र में अभी ईमेल आईडी आवश्यक है और दिनांक जो आवश्यक है। तो उसका थोड़ा जो ढांचा है, उसका प्रारूप है, बदल गया, उससे हम अगली वीडियो में देखने वाले। छात्रों, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर पद्यांश गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। यहाँ पर ये आपको गद्यांश दिया है, स्वाधीन भारत में वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस गद्यांश को ठीक ढंग से पढ़ना है और इस गद्यांश के आधार पर 4 प्रश्न निर्माण करने हैं। 4 प्रश्न लिखने, उसके उत्तर आपको नहीं लिखने हैं, खाली 4 प्रश्न तैयार करने हैं। और 4 प्रश्न करते हो, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, 5-6 प्रश्न लिखे तो भी चलते हैं, लेकिन 4 आवश्यक है, 4 अंकों के लिए हैं। तो ऐसा प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर इस गद्यांश में हो, और ऐसा प्रश्न निर्माण करना है उस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में ही हो। ठीक है, अगला प्रश्न है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन जो भी कोई आपके महाविद्यालय में, पाठशाला में या गांव में प्रोग्राम होता है या कोई कार्यक्रम होता है, तो उसका वृत्तांत लिखना है। जैसे हम अखबार में पढ़ते हैं ना, दैनिक पेपर में पढ़ते हैं ना, समाचार पत्र में, उस तरह से वो भी तो लिखने वाले होते हैं कि नहीं। वृत्तांत का मतलब होता है खबर, बातमी, समाचार, बस वही आपको लिखना है। लेकिन ध्यान रहे, वृत्तांत में स्थल, वो जगह, कहाँ प्रोग्राम कहाँ हुआ था, कितने बजे हुआ था और घटना कौन सी थी, उसका उल्लेख होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपको वृत्तांत लेखन नहीं आता तो कहानी लिखना है। कहानी आपको 3-4 ढंगों से पूछी जा सकती है। चित्रों के आधार पर आपको एक चित्र दिया जा सकता है, उसका निरीक्षण करना है और मन में कहानी तैयार करके कहानी लिखनी होती है। मुद्दों के अनुसार बहुत सारे यहाँ पर जो मुद्दे दिए हैं, एक गांव, पीने के पानी की समस्या, ऐसे मुद्दे दिए जाएंगे। मुद्दों को 2 बार पढ़कर उसके आधार पर कहानी लिखनी है। तीसरा है असंबंध शब्द, गांव, पानी, लड़की, समस्या, ऐसे असंबंध शब्द आएंगे और असंबंध शब्दों के आधार पर भी कहानी लिखने के लिए कहा जा सकती है। और चौथा एक भेद है सुवचन। सुवचन, उसके ऊपर कहानी लिखी जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर 4 मुद्दों के आधार पर कहानी पूछिए, तो आप पहले मन में कहानी तैयार कीजिए, कहानी को शीर्षक दीजिए, कहानी से कौन सी सीख मिली है वो लिखिए, और कहानी में मुहावरे, कुछ सुवचन, विराम चिन्ह का उपयोग अनिवार्य है। ठीक है छात्रों, अगला प्रश्न है विज्ञापन लेखन, मतलब जाहिरात। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन के लिए आप आकृति निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए, आप बड़े अक्षर में आवश्यकता है, ऐसे। यहाँ जो मुद्दे दिए ना, उसका इस्तेमाल करना है उस विज्ञापन में। शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, व्यवसायिक अर्हता, वेतन मतलब पगार, तनख्वाह, संपर्क कहाँ करना है, उसका फोन नंबर क्या, ये सब यहाँ पर दिया है। तो इसका इस्तेमाल करके आपको खाली विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन के बारे में हम वीडियो में देखने वाले आगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मतलब अगला मुद्दा, अगला प्रश्न है निबंध लेखन। आपको 3 निबंधों के नाम यहाँ पर दिए जाएंगे, तीनों में से एक हर एक के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ पर दिया है मेरा भारत देश, हम मेरा भारत देश पर कितना लिख सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। दूसरा है पर्यावरण संतुलन, और हाँ कारखानदारी, कल कारखाने बहुत सारे बड़े हैं, गाड़ियां बहुत सारी हो गई है, तो हम पर्यावरण पर लिख सकते हैं क्या। तीसरा है पुस्तक की आत्मकथा, पुस्तक खुद होना है, प्रथम पुरुष में लिखना है। तो ये तीनों में से आप कौन से विषय पर सही मायने में लिख सकते हैं, सोचे, और वही विषय को चुन कर उस पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध की शुरुआत अच्छी हो, उसका समारोह जो है वो भी अच्छा हो, और जो उसमें उसके अंदर जो आपने
जानकारी दी उसका क्रम भी ठीक ढंग से हो। तो निबंध की शुरुआत भी आप एक सुवचन से कर सकते हैं, शेर शायरी से कर सकते हैं, या संतों के वचनों से, भजनों से कर सकते हैं तो भी चलता है, लेकिन उस निबंध के अनुसार हो वो सुवचन वगैरह जो है वो। ठीक है छात्रों, रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए निर्धारित है। इसका अंक विभाजन प्रश्न 5वां मतलब कृति 5वीं पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन के लिए अंक विभाजन कैसा होता है? दिनांक, संबोधन मतलब प्राप्तकर्ता तथा ओहदा, ओहदा मतलब पद, तथा ईमेल आईडी के लिए 1 अंक है। विषय, संदर्भ, अभिवादन के लिए 1 अंक है। विषय विवेचन जो है उसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और प्रेषक के हस्ताक्षर, स्वनिर्देश, नाम, पता, ईमेल आईडी मतलब प्रेषक का ईमेल आईडी, इसके लिए 1 अंक है। उपर्युक्त जो सभी मुद्दों पर गौर करते हुए पृथक पृथक मतलब अलग अलग अंक देकर अंत में इकट्ठे किए जाते हैं। गद्य आकलन, गद्य आकलन में प्रश्न निर्मिति 4 अंकों के लिए प्रश्न होता है। ये 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक पृथक पृथक मतलब अलग अलग देकर अंत में इकट्ठे किए जाते हैं। प्रश्न आ, वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन 5 अंकों के लिए होता है। इसका अंक विभाजन ऐसा है: विषयानुरूप अभिव्यक्ति आदि, रोचक, सहज, जो विषयानुरूप अभिव्यक्ति आदि हैं इसके लिए 2 अंक है। रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा आदि के लिए 2 अंक है। विषयानुरूप समापन, उसका समापन जो है उसके लिए 1 अंक है। उपयुक्त सभी मुद्दों पर गौर करते हुए पृथक पृथक अंक देकर अंत में सब इकट्ठे किए जाते हैं। छात्रों, अगर आप वृत्तांत नहीं लिख सकते या नहीं लिख पाए तो उसके लिए विकल्प है, मतलब अथवा कहानी लेखन। कहानी लेखन के लिए अंक विभाजन कैसा है? 5 अंकों के लिए कहानी है। शीर्षक, आप जो शीर्षक दोगे कहानी के लिए नाम दोगे तो उसके लिए 1 अंक होगा। प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुति आदि के लिए 2 अंक है। मुहावरेदार तथा रोचक और शुद्ध भाषा शैली आदि के लिए 1 अंक है। और जो कहानी लिखोगे आप उस कहानी में से हमें क्या तात्पर्य, सीख मतलब शिक्षा मीन्स मॉरल क्या मिलती है उसके लिए 1 अंक है। उपरोक्त सभी मुद्दों पर गौर करते हुए पृथक पृथक अंक देकर, अलग अलग अंक देकर अंत में इकट्ठे किए जाते हैं। छात्रों, दूसरा विज्ञापन लेखन 5 अंकों के लिए है। ये विषय मार्क विभाजन कैसे है? गुण अंक विभाजन कैसा है? विषयानुरूप अभिव्यक्ति आदि के लिए 2 अंक, रोचक, सहज और प्रभावी भाषा आदि के लिए 2 अंक, और विषयानुरूप समापन जो है उसके लिए 1 अंक। उपयुक्त सभी मुद्दों पर गौर करते हुए पृथक पृथक मतलब अलग अलग अंक देकर अंत में इकट्ठे किए जाएंगे। छात्रों, अंतिम प्रश्न है निबंध लेखन। निबंध लेखन के लिए 7 अंक निर्धारित है। आकर्षक प्रारंभ तथा प्रस्तावना आदि के लिए 1 अंक है। आप निबंध किस ढंग से शुरू करते, आरंभ करते हैं, उसकी शुरुआत कैसी होती है, उसके लिए 1 अंक है। विषय के अनुसार विस्तार कैसा किया गया आपका, उसके लिए 2 अंक है। और भाषा में लिखते वक्त मुहावरे है क्या, भाषा शैली रोचक है क्या, इसके लिए 2 अंक है। और निष्कर्ष मतलब समापन, निष्कर्ष या समापन आदि के लिए 2 अंक है। उपयुक्त सभी मुद्दों पर गौर करते हुए पृथक पृथक अंक देकर अंत में इकट्ठे किए जाते हैं। छात्रों, यहाँ पर ये कृति पत्रिका का प्रारूप समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।